वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़राए आला के साथ मुल्क में कोविड की सूरत हाल का जायजा लेंगे। कुछ रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामला की वजह से बुलाई गई ये मीटिंग। रायसीना डायलॉग के तीसरे और आखिरी दिन आज मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी देंगी इस्तकबालिया खुतबा। मरकजी वज़रा एस जयशंकर, भूपेंद्र यादव, राजीव चंद्रशेखर, स्मृति ईरानी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुनक़िद होने वाले इजलास में करेंगे शिरकत। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा राजकुमार रंजन सिंह कल देंगे इख्तितामी खुतबा। वज़ीर ख़ारजा ने हिंद बहरुल काहिल खत्ते के ममालिक के दरमियान करीबी तालमेल पर दिया था जोर। नायब सदर एम वेंकैया नायडू आज आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में AIRFM स्टेशन के नौ तामीरशुदा 100 मीटर ऊंचे टावर का करेंगे इफ्तिताह। प्रसार भारती के CEO भी प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। तमिलनाडु के थंजावुर के कालीमेटू में वाक़ मंदिर में बड़ा हादसा। अब तक करंट लगने से 11 अफराद हलाक, जख्मी अक़ीदतमंदों को अस्पताल में कराया गया दाखिल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मेज़बान जैन यूनिवर्सिटी का गलबा बरकरार। मेडल टेबल में 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांसे के साथ पहले नंबर पर। पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी 15 मेडल्स के साथ दूसरे मकाम पर। IPL में गुज़िश्ता रात खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 29 रन से दी शिकस्त। आज के मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से होगा। मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग में खेले गए सेमीफाइनल के पहले मरहले में रियल मैड्रिड को 4-3 से दी मात। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में कोविड की सूरत हाल पर आज वज़राए आला के साथ बातचीत करेंगे। ये जायज़ा इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िद किया जाएगा। ख्याल रहे कि ये मीटिंग बढ़ते हुए कोविड इन्फेक्शन के पेश नज़र तलब की गई है। कुछ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इन्फेक्शन की शरह हर रोज़ बढ़ रही है। इस साल जनवरी में होने वाली आखिरी जायज़ा मीटिंग में वज़ीर आज़म ने तमाम सतहों पर इंतहाई चौकसी और निगरानी की हिदायत की थी। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के अहलकारों से कहा कि वो हुकूमत की मजमूई कोशिशों के हिस्से के तौर पर इन्फेक्शन कंट्रोल और इंतज़ामी इक़दामात में रियासतों के साथ करीबी तालमेल में काम करें। इससे कबल वज़ीर आज़म ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के मुंतज़मीन के साथ कई मीटिंगें की। उन्होंने ज़िला कलेक्टर से बात करने के बाद ज़िला सतह पर कोविड की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। और वज़ीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि मुल्क में 86% से ज़्यादा बालिग़ आबादी को कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। वज़ारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक कोविड मुखालिफ 188 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। कल 19 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। वज़ारत ने बताया कि अब तक 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को 3 करोड़ 18 लाख से ज़ायद वैक्सीन दी जा चुकी है। अब तक अहल ज़ुमरे के लोगों को 2 करोड़ 72 लाख से ज़ायद एहतियाती टीके भी लगाए जा चुके हैं। और इस दौरान दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1204 नए मामला दर्ज हुए हैं। कौमी दारुल हुकूमत में मजमूई तौर पर फ़आल मामला 4508 तक पहुँच गए हैं। दिल्ली में मुसलसल 5वें रोज़ कोरोना इन्फेक्शन के 1000 से ज़ायद मामला रिकॉर्ड किए गए हैं। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में इन्फेक्शन की शरह इस वक्त कम होकर 4.64% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन से एक शख्स की मौत भी हुई है। 1.39% शरह अमवात के साथ इन्फेक्शन से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 26,169 तक पहुँच गई है। और महाराष्ट्र में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 153 नए मामला दर्ज हुए हैं, जिससे रियासत में कोरोना इन्फेक्शन की कुल तादाद 78,77,078 हो गई है। रियासती महकमा सेहत के मुताबिक कल 135 मरीज सेहतयाब हुए। इन्फेक्शन से सेहतयाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 77,88,297 हो गई है। इस दौरान 4 मुतासिर अफराद की मौत से इन्फेक्शन की वजह से मरने वालों की तादाद 1,47,838 हो गई है। रियासत में एक्टिव मामलात की तादाद 943 हो गई है। मुंबई में
रवां साल 27 फरवरी के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा 102 नए केसेस का इजाफा दर्ज किया गया है। इससे केसेस की कुल तादाद 10,59,433 हो गई है। इस अरसे के दौरान 85 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं और कोई मुतासरा शख्स हलाक नहीं हुआ है। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा मीनाक्षी लेखी आज रायसीना डायलॉग के 7वें एडिशन के तीसरे और आखिरी दिन इस्तक़बालिया खिताब के साथ इजलास का आगाज़ करेंगी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज चेजिंग द मॉनसून लाइफ एट 75 के उन्वान से इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा, कनाडा के साबिक़ वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात भी शिरकत करेंगी। वज़ीर जंगलात और माहौलियात भूपेंद्र यादव, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर और ख़वातीन और बहबूद इत्फ़ाल की वज़ीर स्मृति ईरानी अलग अलग इजलास में शामिल होंगी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सबसे बड़े फिल्मसाज मुल्क की हैसियत से भारत मवाद के लिहाज से दुनिया का बर्रे आज़म बनने की सलाहियत रखता है। कल नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दूसरे रोज़ अनुराग ठाकुर ने फ़ौजी और इक़्तिसादी ताकत यानी हार्ड पावर और फ़िक्री और सक़ाफ़ती ताकत यानी सॉफ्ट पावर की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि किसी मुल्क को अपना वजूद कायम रखने और मुतालिका रहने के लिए हार्ड पावर की ज़रूरत होती है, जबकि अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए सॉफ्ट पावर की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिल और तसव्वुर को छूने का काम करता है। और नई दिल्ली में जारी रायसीना डायलॉग में शिरकत करने पहुंचे यूरोपीय मुल्क लिथुआनिया के वज़ीर ख़ारजा गैब्रिएलिस लैंडसबर्ग ने टीटी न्यूज़ के साथ ख़ुसूसी बातचीत की। अपनी बातचीत में उन्होंने भारत लिथुआनिया ताल्लुकात में संस्कृत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लिथुआनिया के स्कूलों में इब्तदाई सतह पर संस्कृत पढ़ाई जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि संस्कृत के साथ गहरा ताल्लुक़ कोई अलामती ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि लिथुआनिया की सक़ावत का एक अटूट हिस्सा है। लिथुआनिया के वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि लिथुआनिया की जद्दोजहद आज़ादी में भारतीय इक़दार का भरपूर ताउन रहा है। रायसीना डायलॉग पर आइए बात करते हैं नामिना निगार आयुषी अग्रवाल से। जी आयुषी, आज मीनाक्षी लेखी आगाज़ करेंगी, तीसरा दिन है रायसीना डायलॉग का। आज क्या क्या ख़ास मुद्दे उठाए जा सकते हैं, किन बातों पर चर्चा हो सकती है, गौर ख़ास हो सकता है? बिल्कुल सादिया, आज जो है वो जो मेन एजेंडा है, क्योंकि आज आखिरी दिन है रायसीना डायलॉग का, तो अगर हम बात करें मीनाक्षी लेखी उसका आगाज़ करेंगी और अहम मुद्दों पर बात करेंगी। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन होगा वो होगा कि 21वीं सदी में जो ग्लोबल रिस्क लैंडस्केप है, जो साइबर अटैक्स जैसी सिचुएशंस जो आती हैं, जो ऐसे डिजिटल थ्रेट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, उसके बारे में बात होगी। इसमें जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं भारत के, वो भी मौजूद होंगे। दूसरा जो अहम मुद्दा है जिसके बारे में बात होगी वो है क्लाइमेट चेंज। जैसे कल विदेश मंत्री ने भी अपने सेशन में बोला था कि हमने COP26 में वादा किया था कि हम जो प्रॉमिस करेंगे हम वही डिलीवर करेंगे, और क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट जस्टिस कैसे इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट को लेके हम कैसे एकजुट होकर कदम उठा सकते हैं, उसके बारे में बात होगी। इसमें जो पर्यावरण के मंत्री हैं वो भी मौजूद होंगे। और दूसरे जो अहम विषय हैं जिनके बारे में बात होगी वो है जैसे ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी, जिसमें हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल होंगे और विदेश से आए अन्य जितने भी मेहमान हैं वो भी होंगे, जैसे पोर्चुगल के फॉरेन मिनिस्टर, कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो भी होंगे। इसमें अहम तौर से ये बात होगी कैसे जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं और जो बड़े डिसीजंस हैं कैसे वो इंडिया के फ्यूचर को शेप करते हैं। बाकी जो अहम मुद्दे हैं वो हैं जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात होगी। उसमें बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर, जो बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं वो शामिल होंगे, जो हमारे राजीव चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं वो शामिल होंगे, और इंडो पैसिफिक ग्रीन ट्रांजिशन G20 इन सब के बारे में बात होगी। एक जो बेहद अहम टॉपिक है जिसके बारे में बात होगी वो है कि महिलाओं का रोल क्या है पीस और सिक्योरिटी को लेके, इसके बारे में बात होगी, जिसमें जो मिनिस्टर है स्मृति ईरानी वो शामिल होंगी। तो जी बेहद इम्पोर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में आज डिस्कशन होगा। जी शुक्रिया आयुषी इन तमाम तफसीलात के लिए। जैसे कि आयुषी ने हमें बताया कि आज तीसरा और आखिरी दिन है और आज कई अहम मुद्दों पर गौर ख़ास किया जाएगा, जिनमें ख़ास तौर से जंगलात और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुल्क की अमन और सलामती साइबर स्पेस में, इस पर भी आज गौर ख़ास किया जा सकता है, डिस्कशन होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं।
अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु के तंजावुर में कालीमेडू के एक मंदिर में करंट लगने से 11 अफराद की मौत हो गई है। इस हादसे में मुतअद्दिद अकीदतमंद जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस इंतजामिया मौके पर पहुंच गई, इमदादी काम शुरू कर दिया। मंदिर में 94वां अप्पर गुरु पूजा त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें कल रात से ही आसपास के इलाकों से अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ आई थी। इस दौरान आज सुबह शहर की सड़कों पर रिवायती रथ यात्रा भी निकाली गई, जहां भगवान के रथ को खींचने के लिए सैकड़ों अकीदतमंद जोर लगाने लगे कि अचानक बिजली का तार रथ को छू गया। करंट से मौके पर ही 2 बच्चों समेत 10 अफराद की मौत हो गई। इसके बाद करंट लगने से जख्मी होने वाले कई अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इंतजामिया की टीमें पहुंच गई हैं और इमदादी काम शुरू हो रहा है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू आज नेल्लौर में ऑल इंडिया रेडियो FM स्टेशन के नौ तामीरशुदा 100 मीटर ऊंचे टावर का इफ्तिताह करेंगे। इस रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह भी वेंकैया नायडू ने 21 फरवरी 2019 को किया था। हुक्काम के मुताबिक नायब सदर अपने 3 रोज़ा दौरे पर जिला नेल्लौर में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। नायडू आज एलोवेरा मंडल का भी दौरा करेंगे और देवरी रेड्डी शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट का इफ्तिताह करेंगे। और नाजरीन, कोविड मामले पर PM की वज़ीर आला के साथ बातचीत की तफसीलात जानते हैं। फ़ोन पर मौजूद अपने नामा निगार सुधाकर दास से। जी सुधाकर, PM आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कोविड के बढ़ते मामलात को लेकर। कोविड के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है कई रियासतों में, तो ऐसे में किस किस्म के अहकामात और गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर पर हम जानते हैं कि कोविड के खिलाफ भारत ने जो एक प्रभावी लड़ाई लड़ी है, PM मोदी ने जो एक नेतृत्व दिया है, राज्यों के साथ लगातार सलाह मशवरे के साथ जो उन्होंने लगातार कदम उठाए हैं, तो एक प्रभावी एक लड़ाई न सिर्फ भारत ने लड़ी है बल्कि पूरी दुनिया के सामने नजीर पेश किया है। आज भारत में 86% लोगों का जो दोनों डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है। 188 करोड़ डोज पड़ चुके हैं। 12 से 18 वर्ष की उम्र में भी तेजी से बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। 5 से 12 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए DCGI ने अनुमति दे दी है। तो ये तमाम पहलू है, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि राबिया, हाल के दिनों में कुछ राज्यों में जो कोविड केसेस बढ़े हैं, उसको लेकर थोड़ी जरूर चिंता आई है। खासतौर से हमने देखा दिल्ली में 1000 केसेस रोजाना आ रहे हैं। पूरे देश की बात करें तो अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन पूरे एक स्थिति की समीक्षा आज करेंगे PM मोदी। अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो जरूर उन राज्यों में टेस्टिंग बढ़े, जीनोम सीक्वेंसिंग प्रॉपर तरीके से हो सके, उसका आग्रह कर सकेंगे। तो जरूर अभी भी जरूरत है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको अपनाया जाए, तो उसको लेकर भी राज्यों के साथ बातचीत करेंगे। मुझे लगता है खासतौर से क्योंकि हाल के दिनों में ये भी देखने में आया है कि बच्चों में कोविड के केसेस बढ़े हैं, तो आने वाले समय में इसको लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, तो इन तमाम मसलों पर आज की बैठक में जो दोपहर 12 बजे होने वाली है, उसमें विचार विमर्श हो सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर एक जो पूरा तंत्र है, जब PM मोदी शीर्ष स्तर से इस तरह की बैठक लेते हैं, वो संदेश देते हैं, तो एक नई ऊर्जा आती है और इस लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ने में मदद भी मिलती है। सादिया जी सुधाकर, शुक्रिया इन तमाम तफसीलात के लिए। जैसे कि सुधाकर ने हमें बताया कि एक बार फिर से मरकजी हुकूमत ने कमर कस ली है कि रियासतों में बढ़ते हुए कोविड मामलात को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ एक खबर ये भी है कि अब 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की मंजूरी मिल गई है। तो पूरी तरह से तैयार है रियासती हुकूमतें और मरकज़ी हुकूमतें इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड प्रोटोकॉल बहुत ज़रूरी है अपनी हिफाजत के लिए, साथ ही अपने प्यारों की हिफाजत के लिए भी। तो मास्क ज़रूर लगाएं और साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली में भसवा डेयरी के करीब कचरे के ढेर में कल आग लग गई। आग के कई फुट ऊंचे शोले धुएं के बादल के साथ देखे गए। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, ताहम आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चला है। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। आज सुबह भी धुआं उठता देखा गया। मेहनत और रोजगार की मरकजी वजारत ने कहा है कि मुल्क में बेरोजगारी की शरह में कमी आई है और मुतवातर लेबर सर्वे के आदाद शुमार बताते हैं कि माली साल 2017-18 से 2019-20 के दौरान मुल्क में लेबर फोर्स और
इफरादी क़ुव्वत में मुसलसल इजाफा हुआ है। वजारत ने कहा है कि इस अरसे के दौरान ख़वातीन कारकुनों के तनासुब में मर्द लेबर फोर्स में ज़्यादा इजाफा हुआ है। वजारत ने कहा है कि इक़्तिसादी सर्वे 2021-22 के तखमीने बताते हैं कि 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में रोज़गार में 4 करोड़ 45 लाख का इजाफा देखा गया। और इस साल माली साल में आयुष्मान भारत के तमाम इस्तफादा कुंदगान के कार्ड बनाए जाएंगे। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि कार्ड बनाने के लिए आयुष्मान ऐप के द्वारा मुहिम शुरू की गई है। RS शर्मा ने कहा कि अगले 2 साल में सेहत का शुबा पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। अब तक 21 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने हेल्थ अकाउंट्स हासिल कर चुके हैं। हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर RS शर्मा है। सर, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अब तक कहाँ तक पहुँचा है और आगे क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? इसका उद्देश्य है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं के डिलीवरी में हम लोग इस्तेमाल करें। तो उसके लिए टेली कंसल्टेशन है, डिलीवरी, ड्रग्स की डिलीवरी है, पेशेंट के साथ जो है पेशेंट की प्रेस्क्रिप्शंस हैं, उनके लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, ये सारी व्यवस्था उसमें की गई है। तो अब तक करीब 21.5 करोड़ जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जिसको बोलते हैं आभा अकाउंट, वो जनरेट हो चुके हैं। करीब 25,500 26,000 जो है हमारी हेल्थ फैसिलिटी की रजिस्ट्री में एंट्री हो चुकी हैं। उसी प्रकार से करीब 15,000 के आसपास डॉक्टर्स की रजिस्ट्री हो चुकी है और बड़ी तेज़ी से इस पर काम चल रहा है। सारी राज्य सरकारें इसमें कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स और हेल्थ फैसिलिटी इसमें आएँ। तो अब उसमें क्या होगा कि उसके बाद से टेली कंसल्टेशन की जो व्यवस्था है वो चालू होगी और उसी हिसाब से डिजिटल प्रेस्क्रिप्शंस चालू होंगे। तो यही बेसिक व्यवस्था है। हम लोगों का अंदाज है कि अगले 2 वर्षों में ये कार्यक्रम बहुत तेज़ी से जो भारत का पूरा हेल्थ सेक्टर है वो डिजिटाइज हो जाएगा। लोग कैसे कार्ड बनवाएं, एक तो ये है, और कैसे उस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए क्या कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं? आप अपने मोबाइल पर भी अपना जो आभा का जो क्रिएशन केंद्र है, क्रिएशन वो है सिस्टम, उसमें कर सकते हैं। आपका आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, उसमें आप डिजिटल आभा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी एप्लीकेशंस हैं हेल्थ से रिलेटेड, उन सब में आप आभा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा करीब 800 हमारे पार्टनर एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं हमारे साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो उनमें भी आप कर सकते हैं। जैसे पेटीएम है, उसमें भी आप आभा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एका केयर करके एक एप्लीकेशन है, उसमें आप आभा अकाउंट, तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आप बहुत जगह से क्रिएट कर सकते हैं और वहीं से बेसिकली आप अपना कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कार्ड प्रिंट करवाना तो प्रिंट भी कर सकते हैं। सर, आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर के बात होती है, अभी भी बहुत सारे लोग छूट गए हैं, तो उन तक कैसे आप पहुंचेंगे, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अब तक करीब 17-18 करोड़ लोगों के कार्ड बना चुके हैं हम लोग, सारे राज्य मिल करके। अभी हमारा 30 करोड़ का और गैप है इसमें। तो वो गैप हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी वित्तीय वर्ष में उस गैप को हम पूरा कर दें। तो एक बड़े जोर शोर से कार्यक्रम, ये जो आप आयुष्मान आपके द्वार करके नाम हमने दिया है, उसमें ये कार्ड बनाने का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और हमने इसके लिए बहुत सी एजेंसीज़ को एम्पैनल कर दिया है, जिनकी सेवाएं राज्य सरकार लेंगी और राज्य सरकारों के नेतृत्व में ये कार्ड बनाने का कार्यक्रम होगा। हमारा विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक प्लास्टिक का कार्ड, आयुष्मान कार्ड मिल जाए। तो अगर आप आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बना पाए हैं तो ज़रूर बनवाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा। 5 साल का सालाना आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। कैमरामैन राजेश रिकी के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। रूस यूक्रेन जंग के दौरान पहली बार रूस ने मगरिब की पाबंदियों के दरमियान एक बड़ा कदम उठाया है। रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस की फराहमी रोकने की धमकी दी है, जो यूक्रेन के मामले पर उसकी मुखालफत कर रहे हैं। रूसी गैस कंपनी गैज़प्रोम ने पोलैंड और बुल्गारिया को बताया कि वो बुध से गैस की फराहमी बंद कर देगी। रूस यूरोप को गैस फराहम करने वाला बड़ा मुल्क है। पोलैंड और बुल्गारिया वो पहले ममालिक हैं जिनके खिलाफ रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ फौजी क्रैकडाउन शुरू होने के बाद ऐसा कदम उठाया है। ये इक़दाम रूस की जानिब से रूसी अवाम और कंपनियों पर पाबंदी आयद करने के बाद उठाया गया है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कल मॉस्को में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान ऑनलाइन मज़ाकरात जारी हैं और उम्मीद ज़ाहिर है कि इन मज़ाकरात का मज़बूत नतीजा निकलेगा।
लेकिन रूसी सदर ने यह भी वार्न किया कि जब तक जजीरा नुमा, क्रीमिया और डॉनबास रिपब्लिक से मुताल्लिक़ इलाक़ाई मसाइल हल नहीं हो जाते, सिक्योरिटी माहदे पर दस्तखत नहीं किए जाएंगे। ख्याल रहे कि रूस ने 2014 में जजीरा नुमा क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस को जांच के बाद कोविड मुतासिर पाया गया है। हालांकि उनमें कोरोना की अलामात नहीं नजर आईं। कोरोना मुतासिर पाए जाने के बाद नायब सदर कमला हैरिस ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। नायब सदर अपनी रिहाइशगाह से ही काम जारी रखेंगी और मनफी रिपोर्ट आने के बाद दफ्तर लौटेंगी। और आइए नजर डालते हैं दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, उर्दू अखबारात में जो पहली सुर्खी है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये एक स्कूल से मुतालिक ख़बर है कि सेंट्रल स्कूल में दाखिले के लिए पीएम कोटा अब ख़त्म कर दिया गया है। तरमीम शुदा नई रहनुमा हिदायत जारी कर दी गई हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के ज़रिए जारी तरमीम शुदा दाखिला रहनुमा हिदायत के मुताबिक मरकज़ी सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए MP कोटे को ख़त्म कर दिया है। MP कोटा ख़त्म कर दिया गया है। ये कदम के VS के ज़रिए जायज़े के बाद मुल्क भर के मुख्तलिफ सेंट्रल स्कूलों में दाखिले के लिए MP कोटे समेत सभी कोटों पर रोक लग जाने के बाद किया गया है। अगली खबर जो है वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये है इजराइल गज़ा के साथ मरकज़ी क्रॉसिंग पॉइंट दोबारा से खोलेगा। इजराइल गज़ा में दोबारा से मरकज़ी क्रॉसिंग पॉइंट खोलेगा और शुमाली बाई जानिब एरिया क्रॉसिंग पॉइंट को दोबारा से खोलने का ये फ़ैसला इसलिए किया गया है कि फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में हुकूमती सरगर्मियों के कोऑर्डिनेटर मेजर जनरल किसान आसियान ने पीर के रोज़ ये बयान में कहा है कि इसके ज़रिए सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लेने में आसानी होगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इनकलाब से ही माशी बुहरान का शिकार श्रीलंका का गोल्डन वीज़ा फ़रोख्त करने का ऐलान आया है। शदीद तौर पर माशी बुहरान से परेशान श्रीलंका ने खाने और ईंधन की कीमत अदा करने से महरूमी का इजहार किया है, और वो कहा है कि वो गैर मुल्की करेंसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए तवील मुद्दती वीज़ा फ़रोख्त करेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में ख़रीद लिया है, और उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इजहार की आज़ादी है और किसी भी फ़ाल जमहूरियत के लिए आज़ादी इजहार ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ, और ये है हमारा समाज से। वज़ीर ख़ज़ाना ने दी अमरीकी सरमायाकारों को हिंदुस्तान आने की दावत। अगली सुर्खी लेते हैं, और ये ख़ास तौर से अहम है। इस वक्त कोरोना की सूरत हाल को लेकर तशवीश है भारत में, तो ये एक अच्छी खबर है कि 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की इजाज़त मिल गई है, मंजूरी दे दी गई है, और अब ये सेगमेंट जो बच्चों की है इसको भी कवर किया जाएगा वैक्सीनेशन मुहिम में, टीकाकारी मुहिम में। ख़ास तौर से जो आज की सूरत हाल है उसमें बच्चों में इन्फेक्शन की शरह में इजाफ़ा देखा गया है। अखबार मशरक़ से जो ख़बर हमने ली है वो है सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन बाद हिजाब पर समाअत का इशारा। तो नाज़रीन, आज के उर्दू अखबारात का जायज़ा हमने लिया, और अब आगे बढ़ते हैं खेल की ख़बरों की तरफ। खेल की खबरों में जो पहली खबर है वो है बेंगलुरु में जारी इंडिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मेज़बान जैन यूनिवर्सिटी का दबदबा कायम है। जैन यूनिवर्सिटी अब तक 10 मेडल जीत कर तमगों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है, जिसमें 7 सोने, 2 चांदी और 1 कांसे का तमगा शामिल है। वहीं दूसरे नंबर पर पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, जिसकी झोली में सोने के 4 तमगों के साथ मजमूई तौर पर 15 तमगे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी 11 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर है, जिसमें सोने के 4, चांदी के 3 और कांसे के 4 मेडल शामिल हैं। जबकि मुंबई यूनिवर्सिटी 5 सोने, 3 चांदी और 2 कांसों के तमगों के साथ फहरिस्त में चौथे मकाम पर है। वहीं आनंद यूनिवर्सिटी 4 सोने के साथ कुल 9 तमगों को लेकर 5वें मकाम पर पहुंची है। चैंपियंस लीग में खेले गए सेमीफाइनल के पहले मरहले में मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड को 4-3 से शिकस्त दे दी है। मैन सिटी ने शुरू से रियल पर हमला किया और दूसरे ही मिनट में डी ब्रुयने ने गोल करके मैन सिटी को 1-0 की बरतरी दिला दी। मैन सिटी की जानिब से 11वें मिनट में गैब्रियल जीसस ने दूसरा गोल किया। उसके बाद इन फॉर्म क्रीमिया ने 33वें मिनट में रियल मैड्रिड के लिए पहला गोल करके स्कोर को 2-1 कर दिया, जबकि दूसरे हाफ में फिल फॉडेन ने गोल करके मैन सिटी की बरतरी 3-1 कर दी। ताहम
सिर्फ 2 मिनट बाद ही रियल के खिलाड़ी वेनिसियस जूनियर ने अपनी टीम के लिए दूसरा गोल किया, लेकिन थोड़ी देर बाद बर्नार्ड डिसिल्वा ने मेन सिटी का चौथा गोल करके टीम की जीत को यकीनी बना दिया। आईपीएल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली गुजरात टाइटंस की टीम आज सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैदान में उतरेगी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात ने 7 में से 6 मैच जीते हैं और इसे लीग में सनराइजर्स हैदराबाद से वाहिद शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ पहले 2 मैचों में हार का मजा चखने के बाद लगातार 5वें मैच जीतने वाली हैदराबाद अपनी सनसनीखेज रफ्तार को जारी रखना चाहेगी और पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर कब्जा करना चाहेगी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 29 रन से शिकस्त दे दी है। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी के लिए भेजी जाने वाली राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेट पर 144 रन बनाए। राजस्थान की तरफ से रियान पराग ने सबसे ज़्यादा 56 और कप्तान संजू सैमसन ने 27 रन बनाए, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की इनिंग्स 19 ओवर और 3 गेंदों में 115 पर ही सिमट गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए फाफ डु प्लेसिस ने सबसे ज़्यादा 23 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कुलदीप सेन ने 20 रन देकर 4 विकेट लिए। रविचंद्रन अश्विन ने 3 और प्रसाद कृष्णा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। रियान पराग को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। और अब मौसम का मिजाज। मौसम की सूरत हाल के बाद अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।